फिट उदयपुर प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दो मनोचिकित्सक और मनोविद डॉक्टर अंशा पटेल और डॉक्टर राहुल तनेजा। आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अंशा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 का ये संकट जो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ये मान के चलें कि 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, इसने क्या क्या मनोवैज्ञानिक दिक्कतें लोगों के लिए पैदा की और क्या उनके निदान हो सकते हैं? देखिए, कोविड-19 इज़ बेसिकली बहुत से पैंडेमिक्स पहले भी रह चुके हैं, एपिडेमिक्स रह चुके हैं। अगर हम पीछे जाके देखें, कई सौ इनफैक्ट हज़ारों अगर एपिडेमिक की भी आप लिस्ट लिखेंगे तो उसमें से ये एक रहा है। एंड जब भी कोई पैंडेमिक आता है हमारी ज़िंदगी में, जो आपकी नोन वेज ऑफ लिविंग होती है, मतलब जिस तरीके से ज़िंदगी चल रही होती है, आपकी दिनचर्या होती है, वो अचानक से बदलनी शुरू हो जाती है। नाउ कितनी आपकी ज़िंदगी में आगे कंट्रोलेबिलिटी रहेगी, कितनी प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी, जो आपके प्लान्स हैं अपने लिए, फाइनेंशियल प्लान्स, फैमिली प्लान्स, बच्चों के लिए, एवरीथिंग कम्स टू कॉमा। एंड दैट इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ पेंडेमिक। एंड इससे एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल दिक्कतें, साइकाइट्रिक दिक्कतें एंड रिएक्शंस, ये सब उत्पन्न होनी शुरू होती हैं। अब अलग अलग फेजेस में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम किसी भी डिज़ास्टर को देखें, पेंडेमिक इज़ अ काइंड ऑफ अ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर्स नेचुरल हो सकते हैं, ह्यूमन मेड हो सकते हैं। इन तरीके के जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। एक तो होता है आपका फर्स्ट स्टेज, जिसमें आप प्रिवेंट करते हैं। तो जैसे शुरुआती दौर में हम देख रहे थे कि इंडिया में कैसे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, तो उसको मिटिगेशन स्टेज कहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एरियाज़ इन्वॉल्व हों। सेकेंड स्टेज आता है जो आपका प्रिपरेशन स्टेज होता है कि अब हमने सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट करी है, मास्किंग स्टार्ट करी है, एक्सेट्रा, बहुत सी दूसरी चीज़ें, जिससे कि अब हमें पता है कि आएगा तो सही, स्प्रेड भी हो रहा है। सो वी वांट टू प्रिपेयर पीपल कि अब हम उसको किस तरीके से बेटर हैंडल कर सकते हैं। थर्ड स्टेज होती है जब वो फैलना शुरू होता है। एंड उसको हम उस स्टेज में, मतलब हम ये इसको कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स स्टेज हो गई है। तो इस स्टेज में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करें ताकि मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करें और जिस स्पीड से वो फैल रहा है उसे रोकने की कोशिश करें। एंड उससे एसोसिएटेड जो इम्पैक्ट होता है हमारा ज़िंदगी में, जैसे घबराहट, जैसे तनाव, जैसे डिस्टेंसिंग की वजह से जो लोनलीनेस स्प्रेड अक्रॉस हो रही है, या जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उसके साथ अडेप्ट करना शुरू करें। लाइक कोरोना के रिस्पॉन्स स्टेज में अभी हम हैं और हमने 2 लेयर्स ऑलरेडी देख ली हैं, 2 हमारी वेव्स हो चुकी हैं। तो इस स्टेज में जैसे डेथ एंड डेथ एसोसिएटेड इवेंट्स के साथ कोप करना। सो ये एक अभी रिस्पॉन्स स्टेज में। लास्ट स्टेज होती है रिकवरी, दैट इज़ पोस्ट द पैंडेमिक। फाइनल स्टेज वो होती है हम नॉर्मल लाइफ को कैसे स्टेबलाइज करें। तो साइकोलॉजिकली ये सारी ही स्टेजेस में अब आपकी नीड्स क्या हैं, कोपिंग कैसी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो बदलती रहती हैं। तो इन शॉर्ट 2 शब्दों में इमोशनल रोलर कोस्टर है ये, जिसके साथ अडेप्ट करना, कोप करना, इट्स अ प्रोसेस। डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहूँगा कि ये रोलर कोस्टर जिसमें बहुत सारे इमोशनल ऊंचा चढ़ाव और उतार होते हैं, तो ये कितने दुखदाई रहे इस प्रोसेस में, और क्या देश के समाज के लगभग सभी तबकों में इसका प्रभाव रहा? इसका प्रभाव सभी में रहा और दुखदाई भी रहे। बट वही है, जैसा मैडम ने पहले बताया कि रिएक्शन अलग अलग था। जैसे जब फर्स्ट वेव आई, तब लोगों में डर था कि मुझे कहीं हो तो नहीं गया, और एक ये डर था अगर मुझे हो गया तो मुझे एडमिशन करवाना पड़ेगा क्या। लोग उससे बचना चाहते थे। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए जो छुप जाते थे, पॉजिटिव आए बताएंगे नहीं, तो वो एक अलग था डर। जब सेकेंड वेव आई तो इसका बिल्कुल अपोजिट डर था। डर ये था कि अब मुझे हो गया, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। फिर जैसे जैसे वो सेकेंड वेव ख़त्म होने लगी तो एक अलग चीज़ सामने आई, बिकॉज जैसे हम सब जानते हैं सेकेंड वेव में डेथ्स काफ़ी हुई। तो जिनकी डेथ्स हुई उनके पीछे जो छूट गए, उनका ग्रीफ, दुख, वो एक अलग फेज़ था। बेसिकली ये 3 फेजेज़ में अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज आए। अब जो आपका एक सवाल था कि क्या सब इन्वॉल्व हुए, सभी इन्वॉल्व हुए। छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक। छोटे बच्चों का स्कूल बंद हुआ, बच्चे आपस में खेलते थे, वो सब बंद हो गया। पूरा दिन इंटरनेट पे बैठने से सर दर्द होना, इस तरह के पेशेंट्स आने लग गए हमारे पास। जो मिडिल एज थे, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जॉब्स चली गई। जो बिज़नेस वाले थे, बिज़नेस कम हो गए, उनको इस चीज़ का डिप्रेशन। इस तरह के लोग आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि लोन लिया था वो कैसे उतारेंगे, लेने वाले तो वापस ले रहे हैं। जो बुज़ुर्ग थे उनकी अलग प्रॉब्लम्स, कि बच्चे जिनके बाहर हैं,
हम जानते हैं कि आज की लाइफ में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, बुज़ुर्ग यहाँ हैं, यूजुअली वो मिलते थे 5-6 महीनों में, अब वो नहीं मिल रहे हैं, 1.5 साल हो गया, बच्चों से नहीं मिल रहे हैं। तो हर फेज़, हर एक मतलब एस्पेक्ट, हर एक व्यक्ति इफेक्ट हुआ है इससे। डॉक्टर तनेजा, आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 ने समाज के सभी वर्गों तबकों को प्रभावित किया, वो तो ठीक है, लेकिन इस झटके से क्या लोग उबर पाएँ या आसानी से उबर पाएंगे, या उन्हें उबरने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी? मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है, बट हाँ काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। पड़ेगी कहना तो मुश्किल है, पड़ रही है। हम लोग ये देखते हैं कि पहले, आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बीमारी होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बहुत रेयर पाई जाती थी, आज उसके पेशेंट बढ़ गए हैं, क्योंकि वो होती है तब होती है जब इंसान किसी डिज़ास्टर को फेस करता है। पहले ग्रीफ के रिएक्शन इतने ज़्यादा कॉमन नहीं आते थे कि किसी की मौत के बाद में इतना ज़्यादा सदमा लग रहा है, वो बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने देखा सेकेंड वेव में सडन डेथ्स बहुत हुई हैं, यंग एज वालों की डेथ्स हो गई, जो परसों तक नॉर्मल था 2 दिन के बाद डेथ हो गई। तो इस तरह के लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ रही है, हमारी या मैडम की ज़रूरत पड़ रही है। बट हाँ, काफ़ी लोग खुद भी उभर रहे हैं और खुद उभरने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सपोर्ट सिस्टम का यूज़ कीजिए, फैमिलीज़ का, फ्रेंड्स का, और फिर भी नहीं हो पा रहा है और लक्षण आ रहे हैं तो मदद लीजिए। डॉक्टर अंशा, वे लोग जो अवसाद से ग्रसित हो चुके हैं, जिनमें सभी लोग शामिल हैं, वे क्या करें? कोपिंग की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, उसमें बहुत सारे फसेट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर वेव में एक नया चैलेंज आता है। तो पैंडेमिक की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इट इज़ वेरी अनसर्टन, आगे क्या होने वाला है वी डोंट नो। नाउ फॉर इंस्टेंस, सेकेंड वेव के बाद जो हम थर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी एक पेरी ट्रोमैटिक फेज़ में हैं, जब में ऐसा लग रहा है कि आने वाले में पता नहीं कौन से वीकर ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि हम और किसी छोटे मेंबर को लूज़ कर दें, और किसी लव्ड वन को जो और भी ज़्यादा डियर हो, भाई फ्रेजाइल ओल्डर हो या यंग बच्चा हो, उसको ना वो कहीं उस वर्ज में ना पहुंच जाए। और अभी कब तक चलता रहेगा? तो कोपिंग को लेके द ओनली थिंग विच इज़ वर्किंग, सिर्फ इंडिया में नहीं बट वर्ल्ड अक्रॉस, बहुत सारे आजकल वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, साइंटिफिक लिटरेचर आ रहा है, ग्रे लिटरेचर आ रहा है, और वो ज़्यादातर चीज़ें ये बताती हैं कि एक चीज़ तो ये कि लेट अस नॉर्मलाइज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ टाइम तक ज़िंदगी इसी तरीके से अनसर्टन रहेगी, एंड ये अडेप्टेशन के प्रोसेस में कोई रूल्स नहीं है। हम वी हैव टू फिगर आउट कि कैसे करना है, एंड वी हैव टू कीप लर्निंग टू फेस एपिसोड्स ऑफ सैडनेस, एंग्जाइटी, ग्रीफ, बिकॉज ये एक ऐसा दौर है। तो एक चीज़ तो इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज करें। दूसरी चीज़ ये कि जब जैसे हमने सेकेंड वेव में जब हम लोग अपने क्लिनिक्स में पेशेंट्स देखते थे, वो इतना परेशान थे इस चीज़ को लेके कि अब हम कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश करें, घर में, बाहर में, ऑफिसेज में, बच्चों में, हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिटल एनवायरनमेंट्स में, या एट अ लार्जर सोसाइटल लेवल, पॉलिटिकल, वो सब एवरीथिंग इज़ नॉट विद इन द रेंज ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। सो साइकोलॉजिकली इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ये प्रिपेयर करें कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कंट्रोलेबल हैं, जहाँ पे हम सेटल हो सकते हैं, वी कैन सूद एंड काम आवरसेल्व्स डाउन। क्या टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो पर्सनल रिसोर्सेज कम है हमारे पास, क्या हमारे पास हेल्प है? फॉर इंस्टेंस, इज़ देयर योगा प्रैक्टिशनर दैट इज़ अवेलेबल, या कोई और ऑल्टरनेटिव सूदिंग मेथड है जो हम ट्राई आउट कर सकते हैं, या स्किल डेवलपमेंट का कोई ज़रिया है। जैसे बहुत सारे लोग जो घर पे लॉकड इन हो गए हैं, प्रोफेशनल सर्कल्स में इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल क्लास एक तरीके से आप समझ लें, तो वो ऑनलाइन स्किल लर्निंग प्रोग्राम्स अडॉप्ट कर रहे हैं, इवन बच्चों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहे इस दौर के टाइम में भी। तो टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्या कंट्रोलेबल है, कितना कंट्रोलेबल है, टू अंडरस्टैंड कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। थर्डली ये इंपॉर्टेंट है कि हमें एक लाइन बनानी पड़ती है, कहाँ तक हम कर पा रहे हैं, कहाँ तक हमें दूसरों की ज़रूरत है, एंड इवन हमारे सपोर्ट सिस्टम्स भी, जैसे डॉक्टर राहुल बता रहे हैं, नॉर्मल फेजेस में जब हमें प्रॉब्लम आती है तो वी टर्न टू आवर सपोर्ट सिस्टम, जैसे हमारी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, कजन्स हो गए, नेबर्स हो गए, गुरु हो गए। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है कि सपोर्ट सिस्टम भी सफ़र कर रहे हैं, उनके भी कोपिंग रिसोर्सेज बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हमें किसी भी तरीके की लगातार बेचैनी, घबराहट, परेशानी हो, ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि अब ये किसी तरीके का मानसिक विकार हो सकता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड स्पीक अप, टेक हेल्प। अगर डिसऑर्डर्ड लेवल पे लोग ऑलरेडी हैं, बिकॉज अभी संख्या बढ़ती जा रही है,
10 में से एक और 7 में से एक की बजाय नाउ वी आर टर्निंग टू 1 in 4 पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वेट ना करें, 2 हफ्ते से ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या देख रहे हैं किसी को इस तरीके के मानसिक विकार में, डू सीक हेल्प, टाइमली हेल्प, नीडेड हेल्प, अप्रोप्रिएट हेल्प, वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो विकार लेवल पे डेवलप हो गया है तो फिर वो सुझाव से ठीक नहीं होगा, फिर उसको इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर तनेजा, कुछ बातें अब एज स्पेसिफिक भी करते हैं। इस समस्या ने बहुत सारी परेशानियां पैदा की और समाज के, जैसा कि पहले भी जिक्र हो रहा था, सब तबकों को परेशान किया। थोड़ी सी बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को लेकर कुछ दिक्कतें उनकी पढ़ाई को लेकर आई, कुछ उनके आइसोलेशन को लेकर आई, वो बाहर ना जा सके उसका स्ट्रेस रहा, वो कैरियर में क्या कुछ कर पाएंगे उसमें क्या हर्डल्स आएंगे वो स्ट्रेस आया, और चूंकि घर में ही बैठे हैं तो माता पिता या घर वालों का अतिरिक्त दबाव भी उन पर रहा, तो उनके साइकोसोमेटिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेवलप हुए होंगे, छोटे बच्चों में भी हुए होंगे। बताएं कि बच्चों में क्या क्या समस्याएं इस पेंडेमिक ने क्रिएट की और अब हम उनसे कैसे डील करें। देखो, मैं एज वाइज आपको बताता हूँ। बच्चों में भी जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, उनमें कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनमें पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया, पहले इतना चिड़चिड़ाते नहीं थे। एक अलग समस्या आई कि कुछ ऐसे बच्चे आए जिनके पेरेंट्स कह रहे थे कि ये पहले यूरिन वगैरह कंट्रोल करता था, अब जब से चिड़चिड़ापन होने लगा है बेड में यूरिन पास करने लगा है, ठीक है, उल्टा जवाब देने लगे हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, बच्चों को वहाँ से हटाने की कोशिश करो तो वो नाराज़ हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं। ये छोटे बच्चों में आने लगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और अगर हम बड़े चलें, जैसे कि 8-10 साल के जो बच्चे आते हैं, उनमें फेजेस दूसरे आने लगे कि इंटरनेट यूज़ बढ़ गया। उससे पेरेंट्स को, देखो पेरेंट्स हमेशा तो बच्चों के पास बैठते नहीं हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। पेरेंट्स ने ऑनलाइन आपको नेट अवेलेबल करा दिया, फ़ोन अवेलेबल करा दिया, वो इंटरनेट एडिक्शन के तरफ बढ़ने लग गए। जब पेरेंट्स को पता चलता है तो वो लेकर आते हैं और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता कि सर हमें इंटरनेट तो प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा, अब हमें नहीं मालूम कि ये वो देख रहा है, नेट पे कुछ देख रहा है या पढ़ाई कर रहा है। अब जब बात आई जो 10th और 11th वाले बच्चे थे, वो सबसे ज़्यादा सफ़र हो गए। उनका सफ़र अलग था, सब्जेक्ट चूज़ करना है, एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो उन्हें यही भी नहीं पता, या टीचर्स को भी नहीं पता कि ये इनको साइंस स्ट्रीम दिलाना है, आर्ट्स दिलाना है, क्या दिलाना है। जो 12th में बच्चे थे उनको ये नहीं मालूम, पहले तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता था, अब उनको ये नहीं मालूम कि मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्या होने वाला है, उनको अनसर्टेनिटी है। तो इस तरीके से सब बच्चे अलग अलग कारणों से अफेक्ट हुए। सिम्टम सबके सिमिलर हैं, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, इंटरनेट एडिक्शन, रात को नींद नहीं आना क्योंकि रात भर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही। और हेल्प करने के लिए देखिए, जब जब ये सिम्टम आने लगे हैं तो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों में हम आम तौर पे साइकोलॉजिकल हेल्प प्रेफर करते हैं, मेडिसिन्स तब यूज़ करी जाती हैं अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, बिल्कुल रोना आ रहा है, मन बिल्कुल उदास हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, अदरवाइज़ हम ये ट्राई करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प ऐड ऑन करें। बहुत बार ये कहा जाता है कि अभिभावकों से ख़ास तौर पर कि आप बच्चों से संवाद करें, उन पर स्ट्रेस न डालें, तो गलत है, ये सही नहीं, ये उस पर दबाव न डालें। लेकिन इन सब के बावजूद ये नेचुरल रिएक्शंस हैं माता पिता और अभिभावकों द्वारा दिए जाते हैं। बताएं कि बच्चों से जिनके साथ आपका ये सोशल डिस्टेंसिंग या एक तरह से आपकी दूरी हो चुकी है, संवाद की दूरी हो चुकी है, भावनाओं की दूरी हो चुकी है, क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया में है और अकेला भी है, ये कैसे मैनेज किया जाए? सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि दूरी हुई क्यों। दूरी मोस्ट प्रोबेबली तब होती है जब वो बच्चे को छोड़ते हैं कि बेटा तुम लो मोबाइल, पढ़ाई करो, मैं अपना दूसरे रूम में अपना मोबाइल देख रहा हूँ, आप उसको कट ऑफ कीजिए। बच्चे को 3 घंटे या 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद में आप बच्चे के साथ बैठिए, बात कीजिए, शाम को खेलिए। और ये केवल बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपके लिए भी है। बिकॉज जैसे लॉकडाउन था पहले, ठीक है, आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, तो आपका एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या है, सेटिस्फेक्शन का सोर्स क्या है, आपकी फैमिली। आपको वो करना चाहिए था, अगर आपने वो नहीं किया तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब उसको आपको पैचअप करना है। अब आपको बच्चों से पूछना है कि बेटा कितनी देर मोबाइल देखा, क्या देखा। उल्टा है, बच्चे कह रहे हैं कि पहले तो बाहर रहते थे, बहुत अच्छा था, पापा दिन भर घर पड़े रहते हैं, हम पर चिल्लाते हैं। तो अब उसके लिए तो पापा को चिल्लाने की बजाय बेटे के साथ या बेटी के साथ बैठ के बात करनी होगी, खेलना होगा। अगर वो मोबाइल देख रहे हैं तो देखो बेटा क्या देख रहे हो, देखें। और अगर उनको लगता है कि कुछ सही नहीं है
तो उनको बैठ के बताएं कि बेटा ये ठीक नहीं है, आगे दिक्कत करेगा। और फिर भी अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। उसका कारण हेल्प की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप उस पूरे प्रोसेस, आप एज अ पेरेंट उस पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा बन गए हो, उस पैथोलॉजी का एक हिस्सा बन गए हो। थेरेपिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो कि इमोशनली चार्ज नहीं होगा, एक न्यूट्रल वे में बात कर पाएगा। सो उस समय आपको साथ आना पड़ेगा बच्चे के साथ हमारे पास। डॉक्टर राहुल तनेजा, कुछ बातें उन लोगों की करते हैं, उन परिवारों की करते हैं जिन पर ये मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा कि उन्होंने अपने किसी परिजन को खो दिया, यानी किसी ने अपनी माँ खो दी, पिता खो दिया, या किसी पिता ने अपने जवान बच्चे को खो दिया। इन पर जो दबाव पड़ा उनके क्या क्या परिणाम है, उनसे आप कैसे डील करेंगे? सबसे पहले परिणामों की बात करते हैं। परिणाम अलग अलग तरह से सामने आ रहे हैं। एक तो वो इस बात को कहते हैं कि हम मानना ही नहीं चाहते कि किसी की डेथ हुई, जो कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है ग्रीफ के। जब इसको हम ग्रीफ बोलते हैं, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जैसे डिनायल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन और फिर एक्सेप्टेंस। डिनायल फर्स्ट फेज़ होता है जब इंसान ये मानता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। आम तौर पे अगर किसी की स्लो प्रोसेस में डेथ होती है, जैसे हम देखते हैं कोई बुज़ुर्ग है, बहुत समय से बीमार है, तो हम डिनायल फेज़ में इतना नहीं होते हैं, हमें मालूम होता है कि डेथ होगी। इस फेज़ में क्या हुआ, सडन डेथ्स हुई, तो ज़्यादातर लोग डिनायल में ही हैं। ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता। और डिनायल में होने की वजह से उनको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। कहते हैं कि हमें महसूस होता है कि वो यहीं है, हमें उनके प्रेजेंस महसूस होती है, आवाज़ें महसूस होती हैं, जो हमेशा नहीं होती, बीच बीच में होती हैं। तो ये उनका एक सिम्टम आ रहा है। दूसरा सिम्टम घबराहट, नींद ना आना, ठीक है, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। एंगर, गुस्सा भगवान की तरफ, परिस्थितियों की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ कि आपने नहीं किया, या कभी कभी खुद की तरफ कि अगर मैं यूं कर लेता, अगर मैं इसको सही टाइम पे ले जाता। तो ये सब रिएक्शंस हैं उन लोगों के जिन्होंने अपनों को खोया है। अब नेक्स्ट बात की करें क्या। देखिए, कोई भी ग्रीफ तब हमें कोई भी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत तब पड़ती है अगर ग्रीफ बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगे। इट मीन्स आपको नींद ही नहीं आ रही, कितने ही दिन हो गए, डिप्रेशन जैसे सिम्टम आने लगे, या फिर बिल्कुल ऐसे सिम्टम आने लगे मुझे तो उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, तब तो किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर केवल उदासी है, घबराहट है, तो बेस्ट थिंग इज़ आप सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, आपके परिवार वालों का, दोस्तों का। आमतौर पे वो लोग जो आपके दोस्त हैं वो आपके साथ बैठेंगे, शेयर करेंगे, आप उनसे अपनी मन की बात कीजिए। ज़्यादातर लोग इससे इम्प्रूव होते हैं। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जो एक बार आते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि आप परिवार वालों के साथ बैठिए, फिर वो दूसरी बार कहते हैं हम बेहतर हैं, ठीक है। फिर भी अगर नहीं ठीक हो रहा, फिर हो सकता है दवाई की ज़रूरत पड़े या फिर काउंसलिंग या साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर तनेजा, एक तबका आपके पास ऐसा भी आया होगा, ऐसे लोग जो ये कहते पाए गए होंगे कि मैंने तो बहुत पूजा पाठ किए, मैंने आस्था रखी, मैंने जीवन में जो भी तमाम नैतिक मापदंड होते हैं उनका पालन किया, मैंने सारी चीज़ें ऐसी की, मैंने आस्था में भी मंदिर भी गए या मस्जिद भी गए, सब चीज़ें की, इन सब के बावजूद मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न चिन्ह भी बहुत सारे लोग उठाते हुए दिखे होंगे। ये क्या चीज़ है और इसका क्या सॉल्यूशन है? इसको, वो जो मैंने आपको ग्रीफ की स्टेजेस बताई थी, उसमें एक स्टेज थी एंगर। ये वो एंगर है भगवान की तरफ। आमतौर पे हमारे कल्चर में जो भगवान को मानते हैं, एंगर कि मेरे साथ ही क्यों। अब इसके लिए करें क्या, कुछ अलग से नहीं कर सकते हो, इस फेज़ को आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर वही जैसे मैंने जो पहले बताया, इस फेज़ में रहते हुए आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हो, उठ पा रहे हो, खा पा रहे हो, नहा धो पा रहे हो, वेट कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ बैठिए, जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद लीजिए। बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर आप हमारे पास आना पड़ेगा। काउंसलिंग होती है, जो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ बोलते हैं, उसमें काउंसलिंग या साइकोथेरेपी का रोल होता है। कुछ लोग जो एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ी है कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने इस फेज़ में ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, सुसाइडल थॉट्स आ गए हैं। तो उसमें तो आपको हो सकता है कि डॉक्टर की सलाह लेके एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़े। डॉक्टर पटेल, आपसे पूछूंगा कि महिलाओं पर बहुत ज़्यादा परेशानियां, हालांकि सभी वर्ग प्रभावित हुए, लेकिन महिलाओं पर इस लिहाज से ज़्यादा परेशानी आई कि एक तो वो चूँकि घर की धुरी होती हैं, और किसी घर में महिला खुद कोविड पॉजिटिव अगर हो गई है तो खाना भी वही बनाती थी
तो वो खाना भी नहीं बना पाएगी, तो उसको डबल प्रॉब्लम कि एक तो मैं आइसोलेटेड हूँ और मैं खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। दूसरा ये कि ये भी कहा जाता है कि महिलाएं ज़्यादा सामाजिक होती हैं, उन्हें समाज से एकदम से दूर रखना भी थोड़ा ज़्यादा उनके लिए कष्टप्रद होता है। बताएं कि महिलाओं में इसके अलावा भी और भी ज़्यादा क्या क्या परेशानी आई और उनका क्या सॉल्यूशन रहा? देखिए, आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन रेज़ किया है। पहली चीज़ तो आई लाइक टू थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि वुमेन्स मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी निगलेक्टेड एरिया, पर्टिकुलरली जहाँ हम इंडियन सेटअप्स की, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात करते हैं। वुमेन्स मेंटल हेल्थ एक ऐसा एरिया है जिसमें उतना काम अभी नहीं हुआ है। इसको इट्स वेरी अंडर द कारपेट एरिया। ज़्यादा लोग इसके बारे में, इसको अनएक्नॉलेज छोड़ देते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम देखें तो कन्फाइनमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में वुमेन हैव बीन अफेक्टेड। वो जगह ज़्यादातर फीमेल्स की जो मेरी पर्सनल ऑफिस स्पेस होती थी या मेरी पर्सनल होम स्पेस होती थी, अब वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। हम कन्फाइंड हो गए एक ऐसी जगह में जहाँ पे, अगर मैं एक होम मेकर हूँ तो मेरा घर में एक पार्ट स्कूल बन गया, का एक पार्ट ऑफिस बन गया, का एक पार्ट एक सिक मेंबर की केयरिंग में लग गया। एंड मेरे हाउस मेंटेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, मेरे पर्सनल सेल्फ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गए, मेरी डेली रूटीन्स, वो सब धीरे धीरे ऑल्टर होना शुरू हो गए। तो प्राइमरीली जो एक्स्ट्रा केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, उससे बहुत सारी फीमेल्स फ्रस्ट्रेट हुई हैं। कन्फाइनमेंट्स की वजह से जो कंस्ट्रेंट्स हुए हैं, मतलब अब आप एक जगह में भी फंस गए और अब आप उस जगह में वो नहीं कर सकते जो आप यूजुअली करते थे एंड यू वर हैप्पी इन योर लाइफ। मतलब थोड़ा वक्त अपने लिए, थोड़ा वक्त बच्चों के लिए, थोड़ा वक्त फैमिली के लिए, थोड़ा वक्त दूसरी चीज़ों के लिए, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब लोग घर में ही हैं और 24/7 आपको एक्चुअली वहाँ पे ध्यान रखना है, लोगों का, पीड़ित लोगों का, बच्चों का, अपना, हर एक चीज़ का। इनफैक्ट इवन जो डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल है वो भी लिमिटेड है इस समय पे। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड है इस स्टेज में। तो बहुत सारे पर्सनल इंटरेक्शंस में, ऑब्जर्वेशंस में हमने देखा दिस इज़ वन मेजर एजेंडा जो निकल के आ रहा है। सेकेंडली देखिए, women at large anywhere are appreciated for their procreative activities। मतलब ये कि वो एक जननी होती है। तो इस स्टेज में कुछ डेलिकेट ग्रुप्स थे हमारे पास, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स। वो फीमेल्स जो या तो प्लान कर रही हैं या फिर वो फीमेल्स हु आर ऑलरेडी एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के फेज़ में हैं या पोस्ट प्रेगनेंसी वाले पीरियड में जो हैं, उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस एंड स्ट्रेसर्स लगे हैं उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक देखे गए हैं। एंड सेकेंड लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो लाइफ मेंटेनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने अभी बताया घर के लोगों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज रखना। एक तरीके से होम मेकर, वो जो एक वर्ड है ना कि ईंट पत्थरों से घर नहीं बनता, उसमें बहुत सी और चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो उसका जो ओवरलोड आया है वो बहुत ज़्यादा आया है इस समय। सो अगेन यू नो, agitation, irritability and added stressors, cumulative। मतलब पहले तो फर्स्ट फेज़ में हमने सोचा था कि थोड़े टाइम बाद ये कम हो जाएगा क्योंकि कुछ मेडिकल क्योर्स हो जाएंगे या हेल्प हो जाएगी। फिर हम सेकेंड फेज़ में आ गए, फिर अब हमें नहीं पता कि अब हम थर्ड फेज़ के बाद कितनी और फेजेस फेस करेंगे। तो अब वो इट्स अ ऑन गोइंग एक्टिविटी। एंड जितना हम लोगों ने अपने पर्सनल सेटअप्स में देखा है, जितना वी आर रीडिंग, ये सब एक कॉमन रिएक्शंस हैं विच आर पुटिंग द विमेन इन द फैमिली एट अ स्टेट ऑफ फॉल्टरिंग मेंटल हेल्थ। इसलिए इनफैक्ट यूएन में मार्च 2021 में कुछ स्पेशल गाइडलाइंस निकाली हैं जो एक्सक्लूसिवली फीमेल्स मेंटल हेल्थ पे हैं इस दौरान में, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली। तो उस गाइडलाइंस के तहत इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की गई हैं। बहुत सारे NGOs और प्लेटफॉर्म्स भी ऑनलाइन टेली मेंटल हेल्थ ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सक्लूसिवली आई थिंक फीमेल्स के लिए भी ओपन हैं। बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स भी आजकल अवेलेबल हैं। सो मेरे हिसाब से जितना मुझे आइडिया है, दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग एट दैट लेवल। डॉक्टर तनेजा, जाते जाते तमाम उदयपुर वासियों को क्या सलाह देंगे? मैं यही सलाह दूंगा कि अभी जब लॉकडाउन ओवर हुआ है
सबसे पहले तो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस को फॉलो ज़रूर कीजिए, बिकॉज हम थर्ड वेव नहीं चाहते कि आए, अगर आई तो हमें नहीं मालूम क्या होगा। ये तो इन जनरल जो सभी कहते हैं। अब जहाँ तक साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक एस्पेक्ट की बात है, आप अपने नॉर्मल रूटीन में आने की ट्राई कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, घबराहट, बेचैनी, डर, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे पास ऐसे मरीज़ आए हैं जो ये कहते हैं कि अब तो कोई कोविड नहीं है बट फिर भी मुझे डर लगा रहता है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो डर केवल कोविड की वजह से था, अब वो एक बीमारी बन गया है जिसको हम घबराहट की बीमारी कहते हैं। अगर आपको ऐसी कंडीशन फेस हो रही है तो आप हेल्प लीजिए, बिकॉज आप जितनी जल्दी हेल्प लेंगे, चाहे मेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल, उतनी ही जल्दी इससे रिकवर करेंगे। अगर आपने हेल्प नहीं ली तो फिर ये क्रोनिक कंडीशन बन जाएगी, फिर आपको श्योर है कि लंबे समय तक इलाज लेना पड़ेगा। डॉक्टर राहुल तनेजा, डॉक्टर अंशा पटेल, आपका हृदय से आभार।